नमस्कार दोस्तों, एसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशीष कुमार त्रिवेदी जी का हिंदी उपन्यास हिमाद्री भाग 8। कुमुद अस्पताल से घर आ गई थी। सारी रिपोर्ट सामान्य थी, किसी में भी डरने वाली कोई बात नहीं थी। कल रात के बाद कुमुद को कोई तकलीफ भी नहीं हुई थी। सब बहुत खुश थे। उमेश कल से परेशान था कि कहीं रिपोर्ट में कुछ ऐसी वैसी बात ना निकल आए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुमुद भी सामान्य थी, सबके साथ बैठी हुई थी। सब आपस में बातचीत कर रहे थे। सरला, जो कल रात कुमुद की हालत देखकर बहुत डर गई थी, अब उसे सबके साथ हंसते देखकर संतुष्ट थी। कुमुद के घर लौटने की खुशी में बुआ ने हलवा बनाया था। भगवान का भोग लगाने के बाद सबको कटोरी में परोसकर दे रही थी। सरला ने एक कटोरी कुमुद के लिए ली और खुद उसे अपने हाथ से खिलाने के लिए उसके पास गई। कुमुद शांत बैठी सबको देख रही थी। सरला ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, चम्मच में हलवा भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। कुमुद ने आंखें उठाकर सरला की ओर देखा। उन्हें महसूस हुआ कि कुमुद कुछ अजीब सी निगाहों से देख रही है। सरला को उसका इस तरह देखना असामान्य सा लगा, पर वह प्यार से बोली, क्या हुआ बेटा? हलवा तो तुम्हें बहुत पसंद है, हटाओ इसे। कुमुद की आवाज में भारीपन था। उसने जोर से झटका दिया। चम्मच कटोरी चिटक कर दूर जा गिरी। सब सकते में आ गए। मेरे लिए चिकन बनाकर लाओ। उसकी इस मांग पर सभी चौंक गए। कुमुद पूर्णतया शाकाहारी थी। उसके कारण ही उमेश ने भी नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। कुमुद की बात सुनकर उमेश उसके पास गया। उसके दोनों कंधे पकड़कर झचकोरने लगा। ये क्या कह रही हो कुमुद? होश में आओ। कुमुद ने जोर से उसे धक्का मारा। वह लड़खड़ाता हुआ दूर जा गिरा। कुमुद के इस आचरण से वह पूरी तरह सकते में था। यह सब देखकर बुआ चिल्ला उठी, भैया, अभी भी कुछ बाकी रह गया है समझने को? बहू जी पर प्रेत का साया है। वो आदमी जिसे तुमने भगा दिया था, उसे बुलाओ। उमेश को भी अब बुआ की बात सच लग रही थी। उस दिन उसने डॉक्टर निरंजन को बेइज्जत कर निकाल दिया था। कार्ड भी संभाल कर नहीं रखा था। कुमुद अचानक बहुत उत्तेजित हो गई थी। उसने सोफे को गिरा दिया था। सारी कुर्सियां उलट पलट कर दी थी। गुलदान पटक कर चकनाचूर कर दिया था। हलवे के कटोरे को उठाकर दीवार पर दे मारा। इसके बाद वह एक झटके से खुद जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद जब होश में आई तो सब चीजों को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कुछ भी पता ना हो। बुआ और सरला ने उसे उठाकर कमरे में ले गईं। बुआ ने हनुमान जी की प्रतिमा उसे पकड़ा दी। सरला उसके पास बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। उमेश अभी भी सदमे की हालत में बैठा था। मुकेश उसके पास ही थे। बुआ उसके पास आकर बोली, ये कार्ड हमने संभाल कर रख लिया था। अब कुछ ना सोचो, उस आदमी को फोन करके बुला लो। कार्ड देखकर उमेश को तसल्ली हुई। बैठे हुए वह यही सोच रहा था कि उस दिन उसे कार्ड संभाल कर रख लेना चाहिए था। बुआ से कार्ड लेकर उसने फौरन दिए गए नंबर पर फोन किया। कुछ देर रिंग के बाद उधर से आवाज आई, हेलो, डॉक्टर निरंजन प्रकाश, मैं उमेश सिन्हा। आप मेरे बंगले पर आए थे। मुझे याद है, बताइए आपको क्या कहना है? डॉक्टर निरंजन, मैं उस दिन के व्यवहार के लिए माफी चाहूंगा। मिस्टर सिन्हा, वो सब छोड़िए। आज आपने फोन किया है तो अवश्य खास बात होगी। उमेश ने डॉक्टर निरंजन को सारी बात बताई। उसे सुनकर वह बोले, मिस्टर सिन्हा, इस समय तो मैं हिमपुरी से बाहर हूँ। कल दोपहर तक लौटूंगा। डॉक्टर निरंजन, अभी तो कुमुद शांत है, किंतु अगर उसे दोबारा कुछ हो गया तो हम उसे कैसे संभालेंगे? उसका उपाय है। मैं जब तक नहीं आता हूँ, मेरा सहायक आपकी मदद करेगा। उसका नाम तेजस पुंज है, बहुत काबिल है। आप कहें तो मैं उसे भेज सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, भेज दीजिए। ठीक है, कुछ देर में वह आपके पास पहुंच जाएगा। करीब 1.5 घंटे के बाद कॉल बेल बजी। दरवाजा उमेश ने ही खोला। सामने कोई 25-26 साल का युवक खड़ा था। नमस्ते, मेरा नाम तेजस पुंज है। डॉक्टर निरंजन ने मुझे यहाँ भेजा है। आइए, अंदर आइए। भीतर आकर तेजस चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देखने लगा। मिस्टर सिन्हा, आपके घर में कदम रखते ही मुझे एक नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति महसूस हो रही है, तेजस ने उमेश से कहा। फिर तसल्ली देते हुए बोला,
पर चिंता की बात नहीं है, डॉक्टर निरंजन सब ठीक कर देंगे। जब तक वह नहीं आते हैं मैं कुछ उपाय करूंगा जिससे वह प्रेत कुछ गड़बड़ ना कर सके। आपको जो करना है करें, जो मदद कहेंगे मिल जाएगी। तेजस सोफे पर बैठ गया। उसने जेब से पेन और पेपर निकाला और एक लिस्ट बनाकर उमेश को पकड़ा दी। मुझे यह सामग्री जितनी जल्दी हो सके मंगवा दीजिए। उमेश ने लिस्ट पर नजर डाली। सभी वस्तुएं आसानी से मिल जाने वाली थीं। ठीक है, मैं जल्दी ही मंगवा देता हूँ। सारी सामग्री आ जाने के पश्चात तेजस ने अपना काम शुरू किया। बुआ उसकी मदद कर रही थी। तेजस ने पहले बंगले के बाहरी हिस्से के चारों कोनों को अभिमंत्रित किया। उसके बाद बंगले के चारों तरफ आटे से घेरा बनाया। यह सब करते हुए वह कुछ मंत्र पढ़ रहा था। सारा काम समाप्त कर वह भीतर आया। हाथ पांव धोकर उसने कहा, मुझे एक एकांत जगह चाहिए, वहां बैठकर मुझे कुछ तांत्रिक विद्या करनी है। उमेश ने बंगले के एक कमरे में उसे तांत्रिक विद्या करने की इजाजत दे दी। तेजस उस कमरे में विधियों की तैयारी करने लगा। कुमुद अब पहले से ठीक थी। सरला अब उसके पास से हिल भी नहीं रही थी। वह कभी हनुमान चालीसा पढ़ती, कभी ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती, कभी कोई भजन गाने लगती थी। मुकेश भी अपनी बेटी के पास थे। वह भी मन ही मन जाप कर रहे थे। सबको खाना खिलाकर बुआ भी रामचरितमानस पढ़ने बैठ गई। उस समय कुमुद की वह हालत देखकर उमेश घबरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी बुआ ने डॉक्टर निरंजन को बुलाने को कहा। कोई और राह न देखकर उसने उन्हें फोन कर दिया, पर अभी भी उसे प्रेत वाली बात पर पूरा यकीन नहीं था। इस समय वह दो राहे पर था। एक पल उसे लगता था कि कुमुद का वह रूप भी उसकी बीमारी के कारण ही था, पर जब वह उस क्षण के बारे में सोचता था जब कुमुद ने उसे धक्का मारा था, तो उसे लगता था कि कुमुद नहीं हो सकती थी। अवश्य कोई और ताकत उस पर हावी थी। कुमुद उसे इतनी जोर से धक्का नहीं मार सकती थी। सारी तैयारी करने के बाद तेजस उस एकांत में अपनी विधि कर रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो नकारात्मक शक्ति बंगले में है वह सक्रिय होने का प्रयास कर रही है। तेजस ने और अधिक एकाग्रता से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुमुद ने सरला से कहा कि उसे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हो रही है। सरला ने उसके हाथ की प्रतिमा लेकर पास की टेबल पर रख दी। कुमुद उठकर वॉशरूम के अंदर चली गई। सरला और मुकेश उसके बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगे। करीब 20 मिनट बीतने के बाद भी जब वह बाहर नहीं आई तो सरला ने दरवाजे पर जाकर नॉक किया। कुछ और क्षणों तक वह वहीं खड़ी राह देखती रही। उन्होंने आवाज लगाई, बेटा सब ठीक तो है ना? कोई जवाब न मिलने पर उन्होंने फिर पुकारा। इस बार अचानक दरवाजा खुला, लेकिन कुमुद को देख सरला की चीख निकलते रह गई। कुमुद के बाल बिखरे हुए थे। वह बड़ी ही गुस्से से उन्हें घूर रही थी। एक बार फिर उसे भारी आवाज में बोली, क्या लगता है तुम लोगों को कि यह पूजा पाठ करके मुझे रोक लोगी? तुमने जिस तांत्रिक को बुलाया है वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। मैं उसकी औकात से ज्यादा ताकतवर हूँ। कुमुद तेजी से बाहर निकली। सीढ़ियां उतरकर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी जहाँ तेजस तंत्र क्रिया कर रहा था। सरला जड़वत खड़ी थी। मुकेश ने फौरन जाकर उमेश को सूचना दी। कुमुद ने कमरे का दरवाजा खोला और तेजस को ललकारने लगी, तू तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अभी नो सीखिया है तू, मुझसे मत भिड़, भाग जा। तेजस ने पास रखे तांबे के कलश से पानी लिया और मंत्र पढ़ते हुए कुमुद पर छिड़क दिया। पानी के छींटे पड़ते ही कुमुद को धक्का लगा। वह लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिरी। उमेश कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वह उससे टकरा गई, लेकिन संभलकर फिर तेजस की ओर लपकी। तेजस पूरी तरह से तैयार था। उसने मंत्र पढ़ते हुए बार बार जल उस पर छिड़कना शुरू किया। बार बार कुमुद पीछे की तरफ जाती, फिर संभलकर तेजस की तरफ भागती। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। अंततः कुमुद निढाल होकर गिर पड़ी। तेजस ने जल्दी से काला धागा अभिमंत्रित कर कुमुद के हाथ में बांध दिया। उसने उमेश से कहा, इन्हें अब इसी कमरे में रखना पड़ेगा। मेरे अलावा आप में से कोई एक इनके साथ ठहर सकता है। सरला, मुकेश और बुआ भी वहीं थे। उमेश ने खुद कुमुद के साथ रहने की बात की। तेजस ने आगे कहा, यह प्रेत बहुत शक्तिशाली है। जो लोग बाहर हैं वो एक साथ रहें और ईश्वर का ध्यान करते रहें। आज की रात मुश्किल हो सकती है। उमेश कुमुद के साथ कमरे में रह गया।
तेजस ने और जोर से तांत्रिक विधि आरंभ कर दी। बाहर बुआ, सरला और मुकेश मंदिर में बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। रात भर तेजस मंत्र पढ़ता रहा। कुमुद बीच बीच में उग्र हो जाती। तेजस अभिमंत्रित जल छिड़क कर उसे शांत करता। उमेश के लिए यह सब बिल्कुल भी आसान नहीं था। कुमुद की हालत उसे और बहुत अधिक परेशान कर रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तेजस के लिए भी कुछ आसान नहीं था। वह अपनी पूरी विद्या का प्रयोग कर रहा था, फिर भी प्रेत हार नहीं मान रहा था। तेजस सोच रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए। सुबह ऐसी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं। मंदिर में बैठे तीनों लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि कुमुद जल्दी ही इस प्रेत से मुक्त हो जाए। सभी रात बीतने की राह देख रहे थे। आगे की कहानी अगले भाग में।